वेलकम स्टूडेंट्स। हमने पिछली बार तक इलेक्ट्रिकल फील्ड ड्यू टू डाइपोल, टॉर्क ऑन डाइपोल, एनर्जी ऑन डाइपोल और उसके स्टेबल इक्विलिब्रियम की बात कर ली थी। ये हमने पिछली बार किया था। उसके बाद जैसा कुछ बच्चों ने कहा था, मैंने स्पेसिफिकली सिर्फ इलेक्ट्रिकल फील्ड ड्यू टू डाइपोल से पहले तक, मतलब सिर्फ बेसिकली कूलम्स लॉ तक के क्वेश्चंस का कुछ एक मैंने आपको वीडियो अलग से जेई के इस वर्ष के आए क्वेश्चंस को मैंने कर दिया था 2022 के जून में, जिससे आपको पता लग जाए कि हमारा कॉन्सेप्ट कैसे इस्तेमाल होता है और उसकी एप्लीकेशन में हमें क्या काम करना है। इतना बताने के लिए मैंने वो आपको दिया था। अब हम एक और चीज पर आगे पढ़ने वाले हैं, जिस चीज का नाम है गॉसेस लॉ, गॉस का नियम। हिंदी में गॉस प्रमेय बोलते हैं कुछ लोग, वैसे गॉस कहते हैं, GAUSS। तो गॉस का लॉ, अब गॉस ने एक लॉ दिया, ठीक है जी, दे दिया। हमारे लिए ये सवाल जानना जरूरी कि उस लॉ का हम करेंगे क्या। तो गॉस के लॉ का आपके लेवल पर और इससे हायर लेवल के ऊपर भी एक बहुत बड़ा यूज है कि ये आपको सिमेट्रिकल कॉन्फ़िगरेशंस वगैरह में आपको इलेक्ट्रिकल फील्ड निकालने का एक और तरीका बता दे। तो बहुत आसान तरीका, जिसमें आपको कॉम्प्लेक्स मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन इत्यादि नहीं करने पड़ेंगे, उसके बारे में बता देगा। तो इसका नाम है गॉस लॉ। आइए इसको जरा समझते हैं। तो गॉस लॉ के समझने से पहले आपको सबसे पहले एक शब्द को सीखना है जिसका के नाम है फ्लक्स। FLUX, ये है फ्लक्स। आपने फ्लक्स को पहले समझना है कि फ्लक्स क्या है, उसके बाद हम गॉस लॉ पे चलेंगे। आइए, क्योंकि फ्लक्स के बाद ही गॉस लॉ की यूटिलिटी आती है। फ्लक्स क्या है? पुराने समय में मैंने आपको बताया था, जो मैंने इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस का वीडियो दिया था, कि इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस जो होती है वो हमारे पास पहले समय में इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी बोला करते थे नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पर यूनिट एरिया। इलेक्ट्रिकल फील्ड क्या हुआ? नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पर यूनिट एरिया। आप नंबर ऑफ फील्ड लाइंस को एरिया से मल्टीप्लाई कर दो, पर यूनिट एरिया को एरिया से, तो आपके पास आ जाएगा ओनली नंबर ऑफ लाइंस। तो बेसिकली इलेक्ट्रिकल फील्ड को एरिया से मल्टीप्लाई किया जाता था। हम लोग बोलते थे फाई क्या है, ये फ्लक्स है, इसकी वैल्यू है E डॉट डेल्टा S। इलेक्ट्रिकल फील्ड को आप सरफेस एरिया से मल्टीप्लाई करें, लेकिन कौन सा? आपको पता है इलेक्ट्रिकल फील्ड अपने आप में वेक्टर क्वांटिटी है, तो डेल्टा S भी हमारी वेक्टर क्वांटिटी है, एरिया हमेशा वेक्टर क्वांटिटी होता है। अब आप सोचेंगे एरिया की डायरेक्शन क्या है? देखो, एरिया की डायरेक्शन जो होती है हमेशा परपेंडिकुलर टू द सरफेस होगा। जो भी एरिया होगा उसका कोई सरफेस तो होगा ना, तो जो उसका सरफेस होगा उसके परपेंडिकुलर पर उसका एरिया होगा। फॉर एग्जाम्पल, अब आप देखिए, ये मेरे पास एक मैंने रखा मोबाइल, तो इस पॉइंट के ऊपर क्या है, इसका एरिया ऊपर जा रहा है, तो यहां पर एरिया वेक्टर अपवर्ड कर दो, इस पॉइंट पर नीचे कर दो, इस पॉइंट के ऊपर यू कर दो, इस पॉइंट के ऊपर यू कर दो, इस पॉइंट पर यू कर दो। हमेशा परपेंडिकुलर टू द सरफेस होगा। और अगर सरफेस टेढ़ा मेढ़ा है तो भी उस पॉइंट पर टेंजेंट खींचेगा। जैसे अब इसको देखिए, ये माउस है, अब ये ऐसे रखा है ना आपने, तो यहां पर तो यू हो गया और यहां पर टेढ़ा हो गया, ऐसे। इस पॉइंट पर यू हो गया, इस पॉइंट पर यू हो गया। तो आपके पास हमेशा एरिया वेक्टर जो होगा वो एरिया के परपेंडिकुलर होगा। इसको मैथ्स वाले लोग जो लोग वेक्टर से समझना चाहें, अगर आपको याद होगा कि एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता था, हाफ ए क्रॉस बी। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता था, ए क्रॉस बी, वेयर ए एंड बी आर दी साइड्स, और वो भी कॉन्सिक्वेंस है, एक के बाद दूसरी जो साइड है वो। जैसे अगर ये एक वेक्टर ए है और ये वेक्टर मान लो बी है, और इसके बीच का एंगल थीटा है, तो आप सोचो ए क्रॉस बी क्या होता था, मॉड ए मॉड बी साइन थीटा इंटू एन कैप। याद है आपको? क्रॉस प्रोडक्ट में एन कैप क्या होता था?
वो चीज जो ए और बी के परपेंडिकुलर होती थी। तो मेरा पहला वेक्टर इधर का ये ए है, ये बी है और ये मेरा थंब उसका आंसर है। अब यहां देख सकते हैं मैंने ए किया, ए ऐसे आया, बी ऐसे आया, थंब कैसे आया, तो मेरे पास एरिया वेक्टर देखो कहां आया, एन वेक्टर इसके परपेंडिकुलर है। तो हमें हमेशा इस तरीके से एरिया वेक्टर को एरिया के परपेंडिकुलर खींचना है, तो हम ई डॉट डीएस को हम लोग ये फ्लक्स बोलते हैं। अब इसकी यूनिट देखते हैं हम लोग क्या है। देखो इलेक्ट्रिकल फील्ड की यूनिट आपको मालूम है न्यूटन पर कूलम है, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे मीटर स्क्वायर से। सो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम विल बी द यूनिट ऑफ द फ्लक्स। पहली बात, इसका मतलब फ्लक्स कहां होगा, जब जब ई होगा डीएस होगा। अच्छा, इसको अगर दूसरे फॉर्म में लिखना चाहे, मतलब डॉट प्रोडक्ट की फॉर्म में, तो आप कर सकते हो ई डीएस इंटू कॉस थीटा। आपको पता है थीटा 0 होगा मैक्सिमम फ्लक्स, थीटा 90 हो जाएगा नो फ्लक्स। अब ये थीटा 90 पर नो फ्लक्स कैसे होता है, जरा इसको थोड़ा समझ लीजिए। अभी आपको समझाता हूं मैं, ताकि आप समझ पाए कि हमारे फ्लक्स की वैल्यू कैसे होती है। मान लो हमारे पास थीटा के बीच, मतलब ई और डीएस के बीच का एंगल 0 है, तो आपका फ्लक्स क्या आएगा, ई डीएस। एंगल आपने 90 कर दिया तो फ्लक्स क्या हो जाएगा, 0, ई डीएस कॉस 0। आओ इसको थोड़ा सा हम समझते हैं। देखो हमने एक बनाया यहां से लेकर यहां तक का एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिकल फील्ड बनाकर, थोड़ी लाइनें टेढ़ी हैं, जरा सोच लीजिएगा, क्षमा कीजिएगा, मेरी आदत नहीं है बहुत अच्छी ड्राइंग की, फिर भी चलो इसको थोड़ा सीधा कर दें। समझ आ गया। अब मैं इसमें क्या करने वाला हूं, एक मैं प्लेट रखता हूं और वो प्लेट मैंने रखी इस तरह, ये ऐसी प्लेट है। ये ऐसी प्लेट फिजिकली क्या है, इट इज समथिंग लाइक दिस। अब आप ध्यान देना, ये प्लेट जब मैंने ऐसी रखी है तो इसका एरिया वेक्टर कहां है, आप देख सकते हो इसका एरिया वेक्टर यहां पर परपेंडिकुलर होगा। मतलब इस केस में ई डीएस कॉस 0 बन जाएगा। अब इसको समझो, हो क्या रहा है, सारी लाइनें जो इधर से गुजर रही हैं वो इसके अंदर से पास कर रही हैं। अब हम थोड़ा सा इसको थीटा बुला देते हैं, मान लो हमने इसको थोड़ा थीटा एंगल ये कर दिया, यही प्लेट है। अब देखो एरिया क्या हो गया, ये हो गया ना, और अगर इसकी लेंथ पूरी बराबर होगी तो ये लगभग इतना छोटा हो जाएगा, बिकॉज ये लेंथ इसके बराबर होनी चाहिए। अब क्या है, जो यहां से लाइनें जा रही हैं, जो यहां से लाइनें जा रही हैं, वो इसके अंदर से नहीं जा रही। तो अब हमारे पास ई और इसके बीच का एंगल, अब आप देखना चाहोगे, दैट इज गोइंग टू बी दिस थीटा। सो इस वाले एरिया का क्या हिस्सा हो जाएगा, ये हिस्सा बन जाएगा कॉस थीटा, ये वाला एरिया है। अब आप इसका कॉस थीटा बना लेंगे, ये एरिया वेक्टर है। एरिया वेक्टर इज लाइक दिस। अब इसके बीच में ये आपने कर दिया थीटा, तो हमारे पास ये एरिया वेक्टर है, ये वाला। तो आप देख सकते हो इसका एंगल जो ये वाला हिस्सा आएगा वो ही कॉस थीटा बन गया, इसलिए ई डीएस कॉस थीटा हो गया। और अगर किसी तरह खुदा न खास्ता हमने क्या किया, इसको पूरा परपेंडिकुलर कर दिया बेटा, एक ये देखो, अब देखो एरिया क्या है ये, अब इसमें से एक भी लाइन नहीं जा रही, अब थीटा 90 हो गया। तो समझना आपको सबसे पहले फ्लक्स में यह है कि क्या होता है फ्लक्स, इट इज बेसिकली ई डॉट डीएस, ई डीएस कॉस थीटा। और अगर बाई चांस एक और कर देते हैं, यहां पर समझिए, अगर ई मेरा कांस्टेंट नहीं है तो ये क्या बन जाएगा, इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डीएस। तो ये था फ्लक्स की डेफिनेशन। फ्लक्स है क्या, देसी भाषा में आप कहना चाहो तो कह सकते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस पासिंग फ्रॉम एनी एरिया। आप पर यूनिट एरिया बोलोगे तो इलेक्ट्रिकल फील्ड हो जाएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिकल लाइंस पर यूनिट एरिया कर दोगे तो उसका नाम इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी हो जाएगा। और उसी को आपने एरिया से मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या आया, टोटल नंबर ऑफ लाइंस, वही मेरे पास फ्लक्स है।
तो किसी भी इलेक्ट्रिकल फील्ड और एरिया के होने के बाद, इलेक्ट्रिकल फील्ड भी है और एरिया भी है, तो इन दोनों के होने के बाद आपके पास फ्लक्स आ जाएगा। तो सबसे पहले डेफिनेशन में हमने समझा गॉस लॉ में ये फ्लक्स क्या होता है, आप समझ गए फ्लक्स क्या होता है। अब हम चलेंगे इसके आगे। गॉस लॉ ने ये कहा दूसरी चीज, एक और शब्द आप समझेंगे पहले, गॉस से पहले मैथमेटिकल वर्ड। आपको पता है इंटीग्रेशन हम करते हैं तो क्या होता है, अगर मेरे को इस लेंथ का इंटीग्रल करना है ए से बी तक, तो डीएल हो जाएगा इंटीग्रल विच इज फ्रॉम ए टू बी। आप ए से बी इसको ले गए, इंटीग्रल बन गया, तो आपने डीएल का इंटीग्रल कर दिया। ए से बी स्ट्रेट लाइन है, जैसे दिया आप उसको इंटीग्रल कर सकते हैं। तो इसका आंसर क्या आएगा, डीएल का इंटीग्रल लेंथ आएगा, लेंथ माने मीटर, मीटर माने लेंथ की डायमेंशन में आपके पास आंसर आएगा। ये बात पक्की है। अब लेकिन अगर आप ए से चलो और दोबारा ए पर पहुंच जाओ, मान लो मैंने इस कर्व को यहां की जगह फिर आगे घुमा दिया ये और यहां पर ले आया, तो इसको क्या बोल देंगे, ए से ए तक आना। तो अब हम इसको ए भी नहीं लिखते हैं, ऐसे को हम ऐसे लिख देते हैं ए, और इस जो बीच में गोला बनाया है इंटीग्रल के साथ गोला, इसका नाम होता है क्लोज इंटीग्रल। अब जरा समझिए, क्या क्लोज इंटीग्रल डीएल का करने के बाद यूनिट मीटर नहीं रहेगी? नहीं, मीटर ही रहेगी। लेकिन एक फर्क आ गया, फर्क यह आ गया, जब आपने ए से बी में यहां से यहां किया था तो सिर्फ एक लेंथ था, ए से ए करे तो भी है लेंथ। लेकिन अब आप समझिए ये फिजिकली क्या डिक्लेयर कर रहा है, फिजिकली क्या बता रहा है, ये फिजिकली आपको एक एरिया बता रहा है। क्योंकि आप किसी भी लाइन को शुरू करिए, घुमा फिरा कर दोबारा वहां ले आइए, तो आप इसके अंदर एक एरिया जरूर बना देंगे। तो क्लोज इंटीग्रल ऑफ डीएल विल रिमेन मीटर, बट फर्क क्या आ गया, इट विल रिप्रेजेंट शब्द तो नहीं करना चाहिए, इट विल डिस्क्राइब कहना चाहिए। रिप्रेजेंट तो दिखाने का नाम हो गया, सो वी कैन से इट इज गोइंग टू डिस्क्राइब एन एरिया। इसी तरह मतलब जब भी आप क्लोज इंटीग्रल निकालोगे तो लेंथ का अगला क्या है, लेंथ स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, तो ये डायमेंशन में वो बताएगा, क्लोज इंटीग्रल होगा। मतलब फिजिकली एरिया नहीं बता रहे, एक सर्कल आप ले लो तो ये तो 2πr बताएगा, अगर मैं डीएल का किसी सर्कल का लूंगा तो 2πr बताएगा। लेकिन देखते हुए मेरे पास एक देखने के लिए सर्कल बन जाएगा जिसका एरिया है πr²। अगर मैं आपको आर्क दूंगा, अगर मैंने आपको आर्क दे दिया तो जब तक साइडों वाली चीजें आप जोड़ोगे नहीं, मान लो मैंने आपसे कहा एक मैं डीएल ले रहा हूं, ये वाला सर्कल का पार्ट, इसका एरिया क्या है, अब आप इसको एरिया नहीं निकाल सकते जब तक आप ये नहीं कहोगे इस आर्क का यहां तक बना हुआ ये वाला बनाइए, सेक्टर पूरा बनाइए, तभी आप एरिया बनाओगे। उससे पहले एरिया थोड़ी है, उससे मतलब लेंथ है। तो इसका मतलब डीएल जब भी आप करोगे क्लोज इंटीग्रल में, इट विल गिव यू द वैल्यू ऑफ डिस्टेंस इन मीटर, लेकिन साथ में जो दूसरी बात महत्वपूर्ण है, इट इज गोइंग टू डिस्क्राइब एन एरिया। इसी तरह अगर आप सरफेस इंटीग्रल ले लोगे डीएस का और वो भी क्लोज्ड, तो रहेगा तो ये मीटर स्क्वायर, क्योंकि डीएस क्या है, सरफेस एरिया, पर इसका स्क्वायर करके इट इज गोइंग टू बी व्हाट, डिस्क्राइब एन एरिया। सॉरी, डिस्क्राइब वॉल्यूम, क्योंकि इससे अगला डिस्क्राइब करेगा। आप जहां पर भी बैठ करके ये वीडियो देख रहे हैं, मान लो आप किसी कमरे में बैठे हैं और आप कमरे की चार दीवारें हैं, एक छत है, एक बॉटम है। आप अगर चारों दीवारों को जोड़ेंगे तो आपके पास चार दीवारों का सरफेस एरिया निकल सकता है। लेकिन अगर आपने कहा मुझे क्लोज करना है, तो आप एक जगह से शुरू होकर छह सरफेस को लेने के बाद, कॉमन रेक्टेंगुलर कमरे की बात कर रहा हूं, कमरा ट्रायंगुलर भी हो सकता है, लेकिन अगर रेक्टेंगुलर कमरा है तो अगर मैंने कहा डीएस का क्लोज इंटीग्रल, तो ये पूरा चीज क्या बताएगा, उस कमरे का एरिया बता दिया। लेकिन डिस्क्राइब किया गया एक वॉल्यूम,
सो क्लोज इंटीग्रल जैसे ही आप लोगे डीएस का, ये आपको वॉल्यूम डिस्क्राइब करेगा, वैल्यू वाइज मीटर स्क्वायर, याद रखिएगा। लेकिन फिजिकली, क्योंकि डीएस का मतलब हुआ जहां से शुरू हुए आप वहीं पर आ गए, ये हमारे पास क्लोज इंटीग्रल, हमारे पास डीएस का आ गया। तो हमने दो चीजें समझी। सबसे पहले मैं फिर रिवाइज करा दूं, एक फ्लक्स विच इज ई डॉट डीएस, दूसरा डीएस का क्लोज इंटीग्रल या डीएल का क्लोज इंटीग्रल क्या होता है। क्लियर हो गया? इन दोनों की जानकारी के बाद अब हम बात करेंगे गॉस लॉ की। अब गॉस भाई साहब ने क्या बताया, अब उसकी बात करें। गॉस का जो फॉर्मूला है या गॉस की जो थ्योरम है, गॉस का ये थ्योरम है, गॉस का लॉ कहिए, उन सब में एक खास बात है ये गॉसेस लॉ। आपको मैं वैसे बता दूं, लॉ में और थ्योरम में क्या फर्क होता है। आप थ्योरम को प्रूव कर सकते हैं, लॉ को आप प्रूव नहीं कर सकते, लॉ को जस्टिफाई कर सकते हैं। मैंने न्यूटन ने दिया लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के हर बॉडी को अर्थ अट्रैक्ट करेगा। अगर हम अर्थ के लेवल पे बात कर रहे हैं तो इसका कोई लॉ थोड़ी क्यों हुआ, आप इसका कोई डेरिवेशन नहीं निकाल सकते। हाँ, जस्टिफाई कर सकते हो कि हाँ जी, अर्थ पर हमने एक बॉडी रखी, वो अट्रैक्ट हो रही है, वो सब जस्टिफिकेशन हो सकता है लॉ का, लेकिन इसका प्रूफ नहीं होता। पर फिर भी हमारे यहाँ गॉस लॉ का प्रूफ कह देते हैं, ये एनसीईआरटी या सीबीएसई वाले कह दिया करते हैं, बोलने वाले। एनी टेक्निकली मैंने आपको बताया कि दोनों में ये फर्क होता है। अब बात करते हैं गॉस ने क्या कहा। गॉस ने कहा आप इलेक्ट्रिकल फील्ड लीजिए किसी भी सरफेस का, लेकिन क्लोज्ड। याद रखिएगा, फ्लक्स को डिफाइन करने में क्लोज होना जरूरी नहीं है। When you define flux, it is not necessary to be closed. But he gave the answer, if it is closed integral, मान लो उसने कहा एक ऐसे फ्लक्स की बात करते हैं, इसका नाम ही फ्लक्स ही होगा, दिखाएंगे फाई से ज्यादा दिखाना, एक बार फाई ई लिख देते इलेक्ट्रिकल फील्ड के लिए। उसने कहा अगर आपने ये काम किया, अगर आपने ये लिया, मैंने क्लोज इंटीग्रल ऑफ डीएस लिया, अगर इसने लिया, गॉस ने कहा अगर आपने ऐसा किया तो ये मेरा लॉ वैलिड है। अब इसने कहा दिस इज ई डॉट डीएस। अब ये किसके बराबर, आपने तो फाई को डिफाइन कर दिया, फाई इज ई डॉट डीएस। अब ये फाई है किसके बराबर। अब इसने कहा ये आपने अभी अभी हमने बात करी, क्लोज इंटीग्रल जब भी करेंगे ये वॉल्यूम बताएगा, जब भी आप क्लोज इंटीग्रल करोगे ये वॉल्यूम बताएगा। तो उसने कहा जब इसको निकालोगे आप वॉल्यूम को, तो ये होगा किसके बराबर। तब उसने कहा दिस विल बी इक्वल टू चार्ज एनक्लोज्ड विद दैट वॉल्यूम डिवाइड बाय एप्सिलॉन। ये इसका लॉ कि E डॉट डीएस का क्लोज इंटीग्रल विल बी इक्वल टू Q बाय एप्सिलॉन। और ये Q क्या है, याद रखना, ये Q सिर्फ अंदर का चार्ज है, बाहर का चार्ज नहीं है। मान लो अपन ने एक सिस्टम बनाया, ये बनाया, इसमें मैंने यहां चार्ज अंदर Q1 रख दिया, यहां पर Q2 रख दिया। तो जब मुझे फ्लक्स निकालूंगा मैं इस सरफेस S1 का, तो रिमेंबर फ्लक्स निकालेंगे, फील्ड के लिए Q2 इंपॉर्टेंट हो जाएगा, किसी भी पॉइंट का निकालना, परंतु फ्लक्स निकालने के लिए मेरा सिर्फ Q1 इंपॉर्टेंट है, बिकॉज the closed integral of electrical field over a surface is equal to charge enclosed within that volume divided by epsilon. तो ये उसके बराबर होता है। So Gauss law is applicable only in closed integral. अब आप सोचेंगे सर आपने कहा था कि इससे होगा क्या, इससे आप इलेक्ट्रिकल फील्ड निकाल पाओगे, तो वो कैसे निकालेंगे, वो हम निकालेंगे इससे इलेक्ट्रिक, अगर कुछ सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन हो, बिल्कुल एक सा डिस्ट्रीब्यूशन हो, तब ये निकाल पाएंगे बहुत आसानी से। उसके भी एग्जांपल हम आपको बताते हैं, पर पहले थोड़ा फ्लक्स को और समझते हैं। तो ये मैंने आपको लॉ बता दिया, क्योंकि लॉ का फॉर्मूला ये ई डॉट डीएस क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, इससे आपके पास आ जाएगा ई डॉट। इसकी वैल्यू क्या होगी, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, और इसकी भी यही आ जाएगी। आप निकालना चाहोगे तो वही आ जाए, क्योंकि आपको याद है हमारे पास फॉर्मूला क्या होता था, याद है आपको, बताता हूं आपको। ये मेरे पास क्या था, फोर्स इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 बाय R स्क्वायर, राइट।
तो इससे एप्सिलॉन नॉट की यूनिट क्या बन गई थी? एफ आर स्क्वायर बाय Q1 Q2, राइट? तो ये क्या बनी थी? न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम कूलम, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम कूलम, राइट? एप्सिलॉन नॉट। अब इसको जब आप यहां करोगे, इसकी वैल्यू क्या नहीं, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, देखो एक कूलम यहां कट जाएगा और आपके पास वो वैल्यू आ जाएगी। क्योंकि ये बन रहा है एप्सिलॉन नॉट, सॉरी एक मिनट, मैंने भी देखा कि गलत हो रहा है। बेसिकली एप्सिलॉन नॉट क्या बनेगा, यहां पर देखो इटली ये उधर जाएगा, तो Q1 Q2 अपॉन आर एफ आर स्क्वायर, मतलब ये बनेगा कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। लेकिन मुझे चाहिए डिनोमिनेटर में, तो ये ऊपर चलेगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पे कूलम स्क्वायर, बिकॉज बनना एप्सिलॉन नॉट है। तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पे कूलम स्क्वायर और एक कूलम इसको काट देगा, आपके पास यही वैल्यू आ जाएगी। तो मैथमेटिकली आपके पास वही वैल्यू सेम आ जाए। तो ये था हमारा इसके बारे में, डेफिनेशन के बारे में। आइए अब थोड़ा गॉस को समझते हैं। आओ, मतलब फ्लक्स और गॉस की यूटिलिटी को थोड़ा समझते हैं। मान लो हमारे पास एक ऐसा, अच्छा यहां पर भी आपको बता रहा गया थीटा 0 है तो फ्लक्स 0 मतलब मैक्सिमम, और अगर थीटा 180 है तो माइनस फ्लक्स हो जाएगा। इसलिए क्योंकि ई डॉट डीएस क्या है, यहां देख सकते हैं ई डॉट डीएस है ना। अब ई मेरे पास वैल्यू है, डीएस मेरे पास वैल्यू है, लेकिन अगर थीटा मेरा आपको पता है 90 से कम है, माने एक्यूट है, तो मेरे पास याद रखो थीटा अगर एक्यूट है तो फ्लक्स इज पॉजिटिव, और यही थीटा अगर ऑब्ट्यूज हो जाएगा तो फ्लक्स विल बी नेगेटिव। जैसे जब हम वर्क की बात करते हैं तो वर्क को बोलते हैं एफ डॉट डीएस, तो सवाल आता है वर्क पॉजिटिव क्या होता है, वर्क नेगेटिव क्या होता है। इसी तरह फ्लक्स के बारे में भी, फ्लक्स पॉजिटिव भी होता है, फ्लक्स नेगेटिव भी होता है। आइए अब हम थोड़ा सा इसको और बात करते हैं। अब देखो यूज करने का तरीका, यहां पर मान लो हमारे पास एक क्यूब लेते हैं। आइए पूरा क्यूब ये लीजिए, प्लॉटेड करते हैं ताकि आपको क्लियर है। सॉरी, ये तो गड़बड़ आएगा। ये हमारे पास एक क्यूब है। अब सरफेस देखो, इस पर नाम कर लेते हैं जैसे ए बी सी डी और ई एफ जी और एच। अब आप देखिए हमारे पास इस समय आप देख सकते हो 4 सरफेस हैं, साइडों वाले और एक ऊपर नीचे के, तो कुल मिला के मेरे पास बन गए 6 फ्लक्स। फ्लक्स निकालने वाले 6 सरफेस। अब ध्यान देना, मान लो यहां से एक इलेक्ट्रिकल लाइंस ऐसी आ रही है, ऐसी, ठीक। अब आप देखो ये जो लाइनें आ रही हैं इसका इलेक्ट्रिक फील्ड ई ले लेते हैं और हम इसका साइड एक ए लेते हैं, मतलब हर सरफेस का एरिया ए स्क्वायर लेते हैं, ठीक। अब आप देखो जो हमारा बी सी जी एफ ये वाला सरफेस होगा, इसका फील्ड यहां आएगा एरिया, क्योंकि इसका एरिया कहां आएगा, देखो बेटा इसका एरिया आएगा ऐसे, तो इसका एरिया भी वही, फील्ड भी यही। तो इस सरफेस से हम कहेंगे बी सी जी एफ, इसका फ्लक्स हो जाएगा ई इंटू ए स्क्वायर। क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं इस वाले फ्लक्स की, ए डी एच ई, इसका फ्लक्स होगा माइनस ई ए स्क्वायर। क्यों? क्योंकि इसका एरिया इस तरफ हो जाएगा। अब
आप बाकी सरफेस देख लो, उन सबका फ्लक्स 0 है, क्योंकि डीसी जी एच इसमें से कोई लाइन जा ही नहीं रही है, इसमें से कोई लाइन जा ही नहीं रही है। ए बी ई एफ से भी कोई लाइन नहीं क्रॉस कर रही, बिकॉज इसका एरिया कहां से निकालो, मैथमेटिकली निकाल लो ना। इसका एरिया यू है, इसका एरिया यू है, इसका भी एरिया 3D में इधर आ जाएगा, ये वाला ए बी सी डी का एरिया 3D में बाहर आएगा, और एफ ई सॉरी एच ई एफ जी का उधर जाएगा। तो इन चारों में कोई फ्लक्स है ही नहीं। अब ये दोनों फ्लक्स बराबर है, आने वाला और जाने वाला, तो नेट फ्लक्स क्या बना? 0। अब हमें गॉस ने कहा ये किसके बराबर होना चाहिए? Q बाय एप्सिलॉन नॉट। अब ये Q क्या है? ये 0। गॉस ने कहा, और यहां वैसे देख भी सकते हो यार, फील्ड तो इसकी कहीं यहां पर कोई चार्ज उससे आ रहा ना, या यहां पर नेगेटिव चार्ज होगा, या इसमें तो कोई चार्ज है ही नहीं, क्योंकि अगर इसमें चार्ज होता तो हमारी लाइनें हिल जाती, पॉजिटिव होता तो हमारे पास लाइनें और बढ़ जाती, कम हो जाता, कुछ भी हो जाता। यहां पर आपने देखा, तो आपको हमेशा फ्लक्स के फॉर्म में, ये देखो एक और तरीके से बताऊं, ये देखो, ये एक डब्बा है। अगर मैंने माना कि मेरे पास जो फील्ड लाइंस है वो इधर से इधर जा रही, इधर से, अब इस पर तो मेरे पास फील्ड लाइन मेरी इधर गई, तो मेरा इधर तो दोनों बराबर हो गया, एरिया भी उधर, ई भी इधर, एरिया भी उधर, ई भी इधर। इधर क्या हुआ? ई इधर, एरिया इधर, माइनस, लेकिन इन सब में से कोई लाइन जाएगी ना, बिकॉज एरिया वेक्टर इसका, तो एरिया वेक्टर ये बनेगा, इसका फील्ड ये है। ऐसी इस सरफेस की अगर मैं बात करूं, इसका एरिया यू है, फील्ड यू है। ऐसे नीचे में बात करो, एरिया यू है, एरिया ऐसे है, फील्ड यू है। तो हमें हमेशा इस बात पर ध्यान रखना है कि किस तरह हमारे को फ्लक्स को नापना होता है। फ्लक्स बराबर है। अब यहां पर एक और मैं आपको सिस्टम दिखाऊं, हमारा मेन एम है कितनी लाइनें काट रही है, आपको वही काम आएगा। अभी आपको एक और दिखाता हूं एग्जाम्पल। मान लो इधर हो, ये मेरे पास एक कोन है, इसका रेडियस r है, जैसे हाइट इसकी h है, स्लांट हाइट है। अब यहां पर फील्ड लाइंस यूं आ रही है, तो एक कॉन्सेप्ट तो पहले क्लियर कर दो, पैरेलल लाइन से आ रही है, तो इसका मतलब इसके सरफेस से जितनी भी निकलेगी घुसेगी, उतनी यहां से निकल आए। फ्लक्स दोनों साइड बराबर है, इनपुट और आउटपुट का। पर फ्लक्स होगा कितना? अगर मैं सिर्फ एंट्री वाला पूछूं, तो याद रखो एंट्री में क्या होगा, ये जो कोन है इसको साइड से अगर आप देखोगे तो आपको एक ऐसा ट्रायंगल ही तो बनेगा। ये R है और ये H है, ये पूरा ट्रायंगल ऐसे बोल के आ जाएगा सामने आपके, क्योंकि आप तो ट्रायंगल वाला हिस्सा ही तो बीच में आएगा। तो इसमें ट्रायंगल का एरिया क्या होता है? हाफ बेस इंटू हाइट। तो आपके पास इसका एरिया हो जाएगा, इसका सॉरी ये H है, तो हाफ HR इंटू E। ये क्या हो जाएगा? अंदर जाने वाला फ्लक्स, ऐसे ही अगला अंदर आने वाला फ्लक्स। क्लियर? तो ये जाने वाला आने वाला फ्लक्स है। कुछ लोगों की जैसी रिक्वायरमेंट थी, अब इसके ऊपर डिटेल में हम और काम अगले वीडियो में करेंगे। कुछ विद्यार्थियों ने कहा कि कुछ और वीडियोस डाल दीजिए स्पेशली जेई नीट के लिए, तो मैं जेई नीट के लिए भी अलग वीडियो आपके लिए डाल रहा हूं। और इसी के साथ डेरिवेशन बेस पर जो पहली बार ये चीज सीबीएसई के लिए पढ़ रहे हैं या बोर्ड के लिए पढ़ रहे हैं, उनके लिए भी वो चीज लाभदायक हो। तो वीडियो आपके अलग अलग करके आपके पास आ रहे हैं। आशा करता हूं अभी तक के आपने सारे वीडियोस देख लिए होंगे। आपको इसमें बीच में आप कहीं पर भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आपको कोई पर्टिकुलर टॉपिक समझ ना आए, कोई न्यूमेरिकल भी ना आए, जैसे मर्जी आए, आप मुझे संपर्क कर सकते हैं, मैं आपको वो सॉल्व करके आपको दे दूंगा। पूरी कोशिश करूंगा मैं आपकी मदद कर सकूं। राइट? थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।